सभी साथियों को नमस्कार। मैं राहुल गोदार आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यूनिट नंबर 6 पूरे पीटीआई सिलेबस की एक ऐसी यूनिट जो सबसे तकनीकी विषय वस्तु रखती है, या फिर एक ऐसी यूनिट जिसके अंदर समझने की गुंजाइश सबसे ज्यादा रहती है। एक यूनिट जो सबसे अंत में पढ़ी जानी चाहिए, और एक यूनिट जिसको समझने के लिए आपको अन्य यूनिट्स का ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो इस यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं और आशा करता हूं कि ये यूनिट आपको यहां से पढ़ने के बाद अन्य कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या फिर इस यूनिट को समझने के बाद यहां से पढ़ने के बाद यहां से जो प्रश्न आएंगे उनको आप बहुत बेहतरीन ढंग से टैकल कर पाएंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ हम हमारी कक्षा को शुरू करने जा रहे हैं। ये यूनिट नंबर 6 की पहली क्लास है और यहाँ पर हम परिभाषाओं के बारे में और सिद्धांतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सभी साथी जो हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं उन सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिए कि आवाज बिल्कुल एकदम क्लियर आ रही है, सब चीजें एकदम दुरुस्त हैं। उसके बाद हम हमारी कक्षा को शुरू करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर 6 जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पर आधारित है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को आप हिंदी में खेल प्रशिक्षण भी कहते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या फिर खेल प्रशिक्षण है क्या, इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं हमें, और वो परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिलेबस के अंदर कई जगह पर परिभाषाएं आती है और जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग या फिर खेल प्रशिक्षण भी एक ऐसा भाग है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां से अच्छे प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर कुछ विद्वानों की परिभाषाएं अगर आप पुराने पेपर को देखें तो आपको पता लगेगा कि हर एक पेपर के अंदर कुछ परिभाषाएं आमतौर पर आ रही हैं। तो पहली परिभाषा मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ मैटवियेव की। व्यक्ति का नाम, विद्वान का नाम है मैटवियेव, और मैटवियेव कहते हैं खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी की तैयारी का मौलिक स्वरूप है। कि खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता के लिए तैयारी करेगा तो वो तैयारी खेल प्रशिक्षण के माध्यम से ही करेगा। मौलिक स्वरूप है कि खिलाड़ी तैयारी करता कैसे है प्रतियोगिता के लिए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ी कैसे तैयारी करेगा। जो तैयारी करेगा ना, वही क्या है, खेल प्रशिक्षण है, वही स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है। ये किसने कहा है? मैटवियेव ने कहा है। हालांकि हिंदी के अंदर या फिर आमतौर पर किताबों के अंदर हमें इतनी ही लाइन लिखी हुई मिलती है, लेकिन अंग्रेजी की जो किताबें हैं वहां पर आपको ये कंप्लीट परिभाषा लिखी हुई मिलती है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज बेसिक फॉर्म ऑफ एन एथलीट्स ट्रेनिंग। ये जो आप परिभाषा देख रहे हैं, ये परिभाषा यहां से ली गई है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज बेसिक फॉर्म ऑफ एथलीट्स ट्रेनिंग। इट इज प्रिपरेशन सिस्टमैटिक। अब यहां पर देखना, नई बात आपको यहां पर मिलेगी। ये बात इस परिभाषा के अंदर नहीं है। यहां पर मैटवियेव क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपने समझना है। यहां पर क्या बात हो रही है? इट इज प्रिपरेशन सिस्टमैटिकली। ये एक तैयारी है। प्रिपरेशन का मतलब तैयारी। ये एक तैयारी है जो सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, जो व्यवस्थित रूप से बनाई गई है। यानी कि इसको ऐसे ही नहीं है कि आप मैदान में गए और आपने खेलना शुरू कर दिया, आज कुछ खेले कल कुछ खेले। ये तैयारी है और इस तैयारी को क्रमबद्ध रखा गया है। इसके अंदर प्लानिंग आई है, किस तरह से हमको विभिन्न जो एलिमेंट्स हैं या फिर किस तरह से खिलाड़ी के प्रदर्शन को इंप्रूव करना है, इन सब बातों का हमने ध्यान रखा है विद एन हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। और इसके अंदर क्या किया जाएगा? एक्सरसाइज की जाएगी, व्यायाम किए जाएंगे। इसके अंदर एक्सरसाइज या फिर व्यायाम किए जाएंगे, और व्यायाम करने से which in fact is pedagogical organized process on controlling an athlete's development। और जो खिलाड़ी को पेडागोजिकल यानी कि शिक्षा प्रदान करने वाली एक प्रक्रिया है। यानी कि इसने क्या कहा है? शैक्षणिक प्रक्रिया भी कहा है। शैक्षणिक प्रक्रिया भी बोला है कि ट्रेनिंग जो है वो एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। शैक्षणिक यानी कि सीखने की, एजुकेशनल प्रोसेस है। एजुकेशनल प्रोसेस क्यों बोला है? क्या सीखेगा खिलाड़ी? यहां पर अपने शरीर के बारे में, शरीर का विकास करेगा। यहां पर वो कौशल करना सीखेगा, मानसिक विकास होगा उसका, सामाजिक विकास होगा, भावनात्मक विकास होगा। तो एक एजुकेशनल प्रोसेस है। वो तकनीक सीखेगा, युक्तियां सीखेगा, खूब सारी चीज सीखता है। इसलिए उसको एक पेडागोजिकल या फिर आप कह सकते हैं शैक्षणिक प्रक्रिया कहा गया है।
ऑन कंट्रोलिंग एन एथलीट्स डेवलपमेंट, और एक खिलाड़ी के विकास को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है कि खिलाड़ी का विकास कैसे होगा, इस चीज के ऊपर यहां पर बल दिया जाता है। तो ओवरऑल मैटवीव क्या कह रहे हैं कि खिलाड़ी की मौलिक खेल प्रशिक्षण जो है वो तैयारी का मौलिक स्वरूप है, कि उसी की वजह से खिलाड़ी की तैयारी होती है। और यहां पर किया जाता है, प्रिपरेशन की जाती है, तैयारी की जाती है, एक व्यवस्थित सिस्टमेटिक व्यवस्था की जाती है एक्सरसाइज की, कुछ व्यायाम वहां पर जोड़े जाते हैं, उनको तरीके से करवाया जाता है। और ये खुद अपने आप में क्या है, एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिससे खिलाड़ी के विकास को कंट्रोल किया जाता है। ये एक बात यहां पर बोली जा रही है। अगली बात, अब यहां पर जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन में आपने ये एक लाइन ध्यान रखनी है, खिलाड़ी की तैयारी का मौलिक स्वरूप है या फिर बेसिक फॉर्म ऑफ एथलीट्स ट्रेनिंग। ये चीज महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना इस परिभाषा को आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगली परिभाषा हरदयाल सिंह की। हरदयाल सिंह की किताब भी आती है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के ऊपर, बहुत शानदार किताब भी है वो। और हरदयाल सिंह क्या कहते हैं, अब यहां पर एक हरदयाल सिंह की परिभाषा आ रही है और एक आगे एक और विद्वान की परिभाषा आएगी, दोनों मिलती जुलती नजर आएंगी। इन परिभाषाओं के अंदर आपको भेद करना है कैसे क्या बात यहां पर कही जा रही है। खेल प्रशिक्षण सिद्धांतों पर आधारित, खेल प्रशिक्षण ए पेडागोजिकल प्रोसेस बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। यार यहां पर पेडागोजिकल प्रोसेस, इन्होंने भी इसको शैक्षणिक प्रक्रिया बोला है। खेल प्रशिक्षण सिद्धांतों पर आधारित एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य खिलाड़ी को खेलकूद प्रतियोगिता में उच्च स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करना है। मैं यहां पर कुछ की वर्ड्स मार्क कर रहा हूं, उच्च स्तर का प्रदर्शन, सिद्धांत और शैक्षणिक प्रक्रिया, तीन शब्द यहां पर आ रहे हैं। बात यहां पर वही बोली जा रही है कि खेल प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खिलाड़ी का विकास किया जाएगा, जिसमें खिलाड़ी को सिखाया जाएगा। और वो सिखाने से होगा क्या, सिखाने से खिलाड़ी जो उच्चतम प्रदर्शन के लिए तैयार हो जाएगा। और ये जो प्रक्रिया है वो एक पेडागोजिकल प्रोसेस है, सिद्धांतों पर आधारित है। कौन से सिद्धांत, खेल प्रशिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित है। और ये सिद्धांत हैं क्या, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सिद्धांतों के ऊपर आधारित एक प्रक्रिया है जिसके अंदर खिलाड़ी को शिक्षित किया जाता है और उसको उच्चतम संभव स्तर तक प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया जाता है। ये बात यहां पर ध्यान रखनी है खेल प्रशिक्षण के बारे में। फिर बात आती है, हरे नाम से एक व्यक्ति है, ये क्या कहते हैं, खेल प्रशिक्षण एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है तथा इसका उद्देश्य खेल स्पर्धा के लिए उच्चतम निष्पादन के लिए खिलाड़ियों का निर्माण करना है। हरदयाल सिंह की बात को और हरे की बात को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों ने एक दूसरे की कॉपी की है, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। लेकिन एग्जामिनर परिभाषाएं हरदयाल सिंह की भी पूछते हैं और हरे की भी पूछते हैं, और दोनों के अंदर अलग अलग आपने ध्यान रखने कौन से वो की वर्ड्स हैं, कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि जिनके ऊपर आपने ध्यान केंद्रित करना है, जिनके ऊपर आपने ध्यान केंद्रित करना है। अंग्रेजी की परिभाषा में देखता हूं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज। अब हरदयाल सिंह किसकी बात कर रहे हैं, सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक ज्ञान की बात कर रहे हैं। इज ए पेडागोजिकल प्रोसेस, वो भी पेडागोजिकल प्रोसेस मान रहे हैं, ऑफ स्पोर्ट्स परफेक्शन which through systematic effect on psychophysical performance ability and performance readiness aim at leading the sportsman to high and the highest performance through active and conscious interaction with the given demands in sports training. The sportsman's personality develops according to the norms and standard of socialist society. खूब बड़ी परिभाषा है, इसको मैं समझा देता हूं आपको, लेकिन आपको याद इतनी सी रखनी है। इसके भी मैं कीवर्ड्स आपको देके जाऊंगा, बताऊंगा कि आप इसको याद कैसे रख सकते हैं। क्या कह रहे हो आप, समझ नहीं आया मुझे। देखिए यहां पर क्या बात बोली जा रही है, हरे क्या कह रहे हैं, यहां तक तो बात सेम बोली जा रही है। ये बता रहे हैं कि किस तरह से खिलाड़ी को तैयार किया जाएगा बहुत अच्छे प्रदर्शन के लिए। साइकोफिजिकल परफॉर्मेंस एबिलिटी, कि व्यक्ति में दिमाग की और शारीरिक क्षमता विकास करनी है ताकि परफॉर्म कर सके। परफॉर्मेंस रेडीनेस एम्स, और वो हमेशा आपको उसको इतना अच्छा तैयार करना है ताकि वो हमेशा परफॉर्मेंस करने के लिए क्या रहे, रेडी रहे। उसके बाद यहां पर क्या बात बोली जा रही है, किसके जरिए, एक्टिव एंड कॉन्शियस इंटरेक्शन विद गिवन डिमांड्स इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। और जो भी उसको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर चीजें करवाई जा रही हैं वो एक्टिवली और कॉन्शियसली फॉलो करे। यानी कि उसको रनिंग करने के लिए बोला जाए तो रनिंग के करते समय उसका ध्यान वहां पर होना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, किताब खुली हुई है, ध्यान कहीं और है, तो आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसको फायदा नहीं होगा। उसी तरह से
खेलों के अंदर भी बोला जाता है कि जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, कॉन्शियसली पार्टिसिपेट करेंगे, मन लगाकर अभ्यास करेंगे, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये बात यहां पर बोली जा रही है। और खिलाड़ी का डेवलपमेंट होता है सोशलिस्ट सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जैसा समाज है उसी तरह का खिलाड़ी वहां पर बनता है। अब इन तीनों को एक साथ यहां पर लिखते हैं भाई, इन तीनों को हम यहां पर एक साथ लिखते हैं और प्रयास करते हैं। तीन व्यक्ति हैं यहां पर, एक व्यक्ति है मैटवीव, एक व्यक्ति है हरदयाल सिंह, और एक व्यक्ति है, ये तीन व्यक्ति हैं और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अब यहां पर की वर्ड्स को देखना है आपने कि इनकी परिभाषा जब आएगी तो आपको किन शब्दों को चयन करना है, किन शब्दों को पहचान करनी है। यहां पर शब्द कौन सा है? मौलिक स्वरूप। यहां पर शब्द कौन सा है? मौलिक स्वरूप। जब बात करें हरदयाल सिंह जी की तो यहां पर शब्द कौन सा आ जाएगा? यहां पर शब्द आएगा सिद्धांत। यहां पर शब्द आएगा सिद्धांत। सिद्धांत शब्द को अपने ध्यान रखना है कि सिद्धांत शब्द को। दूसरी चीज जो आपने यहां पर ध्यान रखनी है, इनके यहां पर शब्द एक आ रहा है, पेडागोजिकल प्रोसेस आ रहा है, पेडागोजिकल यहां भी आ रहा है, वहां भी आ रहा है, शैक्षणिक प्रक्रिया यहां भी आ रहा है, वहां भी आ रहा है। तो जो दोनों के अंदर समान शब्द आ रहे हैं ना, उनके ऊपर आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो शब्द अलग आ रहे हैं उनके ऊपर आपने ध्यान देना है। और यहां पर आपने उच्च प्रदर्शन, वैसे तो आपका काम सिद्धांत से चल जाएगा, और यहां पर जो शब्द आएंगे इनकी परिभाषा में वो आएगा वैज्ञानिक ज्ञान। यहां पर शब्द क्या आएगा? वैज्ञानिक ज्ञान। और एक शब्द आएगा यहां पर निष्पादन या फिर एग्जीक्यूशन। प्रमुख प्रमुख शब्द यही है। परिभाषाओं से आपको नंबर लेने हैं दो, तो आपको ये शब्द आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये शब्द आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। मौलिक स्वरूप यहां का शब्द है और यहां का प्रमुख शब्द सिद्धांत है, और यहां का शब्द महत्वपूर्ण क्या है? वैज्ञानिक ज्ञान है। यानी कि इनको चेंज किया जा सकता है लेकिन इनको चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये तीन शब्द आपको ध्यान रखने हैं परिभाषाओं के लिए। खेल प्रशिक्षण, परिभाषा, प्रमुख शब्द। खेल प्रशिक्षण के कीवर्ड्स आपको ध्यान यहां पर रखने हैं। चलिए भाई, ये प्रमुख शब्द आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर एक मार्टिन नाम से और व्यक्ति है। अब इनको मैंने वहां पर इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि इनकी परिभाषा एकदम आपको अलग नजर आएगी। मार्टिन क्या कहते हैं? योजनाबद्ध की योजना बनाई होनी चाहिए, प्लान प्रोसेस, और निर्यातत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, टारगेट्स अचीव होते हैं और खेल प्रदर्शन में होने वाली वृद्धि विकास का पता चलता है, वृद्धि और विकास का पता चलता है। कार्य करने की योग्यता के साथ व्यवहार और अन्य मनोवैज्ञानिक तथ्यों का पता चलता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस, प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस, is a planned and controlled process in which for achieving a goal changes in complete sports motor performance, ability to act and behave are made through measures of content, methods and organization। क्या बात यहां पर बोली जा रही है? ये क्या कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक प्लान की हुई, एक प्लान की हुई, नियोजित, योजनाबद्ध और कंट्रोल्ड प्रोसेस, नियंत्रित
अब नियंत्रित शब्द आ रहा है, ये बहुत सुंदर शब्द है खेल प्रशिक्षण के अंदर खास तौर पर। कंट्रोल किसको करेंगे आप? कंट्रोल प्रोसेस का मतलब है कि जब आप खिलाड़ी को ट्रेनिंग करवाते हैं तो खिलाड़ी के ऊपर आप कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खिलाड़ी को 1 घंटे ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसके बाद उसको छोड़ दे रहे हैं कि तू जा और शाम को कितने बजे सो रहा है, कितने बजे उठ रहा है, कोई मतलब की बात नहीं है। क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, दिन में रेस्ट कितना करता है, नहीं करता, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल कोच जो 2 घंटे ट्रेनिंग ले रहे खिलाड़ी सिर्फ उसके ऊपर ध्यान नहीं रखता, खिलाड़ी उसके पूरे के पूरे दिन के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है। यानी कि ट्रेनिंग के प्रभाव तभी होंगे, ट्रेनिंग के अच्छे लाभ, अच्छे जो रिजल्ट है तभी दिखाई देंगे जब कोच खिलाड़ी के जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उनके ऊपर नियंत्रण करेगा कि कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, दिन में कितनी नींद लेनी है, कैसे रिकवरी करनी है, कैसा भोजन करना है, कितना प्रोटीन लेना है, क्या नहीं खाना है। ये तमाम चीजों के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी आपको परफॉर्मेंस के अंदर लाभ देखने को मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। यहां पर सिर्फ 2 शब्द ध्यान रखना, कंट्रोल प्रोसेस और योजनाबद्ध प्रोसेस, प्लान्ड एंड कंट्रोल प्रोसेस। यहां पर मार्टिन से आपका काम चल जाएगा। ज्यादा क्वेश्चन उन 3 में पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आपके उन 3 में पूछे जाते हैं। यहां पर जो शब्द है प्लान और कंट्रोल्ड शब्द हैं, उन तीनों से अलग परिभाषा आपकी ये नजर आ रही है, तो आपने ध्यान रखना है। 4 परिभाषा कुल हो चुकी है हमारी। एक परिभाषा हम यहां पर देख रहे हैं, द नेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन NSCA। ये परिभाषा एग्जाम में नहीं आएगी, सिर्फ समझने के लिए कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है क्या। ट्रेनिंग इज प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन एथलीट। एक एथलीट को तैयार करना है, कैसे तैयार करना है? फिजिकली तैयार करना है, टेक्निकली तैयार करना है, टैक्टिकली तैयार करना है और साइकोलॉजिकली तैयार करना है, एंड थ्योरेटिकली रैपिडली फॉर द हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बात कह रहा है ये कह रहा है कि ट्रेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खिलाड़ी को तैयार किया जाता है। तैयार करना मतलब कि उसको शारीरिक रूप से तैयार किया जाएगा। शारीरिक रूप से तैयार करने का मतलब कि अगर स्ट्रेंथ चाहिए तो स्ट्रेंथ बिल्ड की जाएगी, एंड्योरेंस चाहिए तो एंड्योरेंस बनाया जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो फ्लेक्सिबिलिटी बनाई जाएगी, एजिलिटी चाहिए तो एजिलिटी बनाई जाएगी। हर तरह से खिलाड़ी को क्या करना है? तैयार करना है, हर तरह से खिलाड़ी को तैयार करना है। फिर टेक्निकली उसको तकनीक सिखाई जाएगी, कौशल सिखाए जाएंगे। उसके बाद टैक्टिकली उसको युक्तियां सिखाई जाएगी, खेल खेलना कैसे है, विभिन्न परिस्थितियां जब उत्पन्न होंगी उन परिस्थितियों के अंदर कैसा व्यवहार करना है, कैसे खेलना है। अगर मान लो क्रिकेट के अंदर एक खिलाड़ी नेचुरल गेम उसका है कि वो बहुत तेज खेलता है, 100-120 की स्ट्राइक रेट से खेलता है, लेकिन 3-4 विकेट जल्दी गिर गए हैं और अभी वनडे मैच खेल रहे हैं, तो उसको धीरे रोक कर खेलना पड़ेगा। तो जैसी परिस्थिति, उस परिस्थिति के अनुसार उसने ढाल लेना है अपने आप को। तो उन परिस्थितियों के हिसाब से अपने खेल के अंदर बदलाव करना, अपनी रणनीतियों के अंदर बदलाव करना क्या कहलाता है? युक्तियां कहलाता है। फिर अगला शब्द है साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक रूप से भी खिलाड़ी को तैयार करना है। इन सब और थ्योरेटिकली भी खिलाड़ी को तैयार करना है। थ्योरेटिकली खेल के नियमों के बारे में, विभिन्न जो चीजें उनके बारे में उसको ज्ञान देना है। तो इतनी चीजों के बारे में खिलाड़ी को तैयार किया जाता है, तब जाकर वो हाईएस्ट लेवल की परफॉर्मेंस दे पाता है, तब जाकर वो उच्चतम संभव स्तर तक परफॉर्म कर पाता है। ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स मोर देन सिंपल growth and maturation, and of course the highest level of performance will be relative to the current state and genetic gifts of athlete। एक बात यहां पर और बोली है, क्या बात बोली जा रही है? ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स मोर देन सिंपल ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। क्या कह रहा है कि सिर्फ ट्रेनिंग ये नहीं है कि व्यक्ति की हाइट बढ़ रही है, मैच्योर हो रहा है, विकास होना एकमात्र लक्ष्य नहीं है, या फिर विकास जो है केवल उसी की वजह से परफॉर्मेंस नहीं आ जाएगी। खिलाड़ी के शरीर मजबूत हो रहा है, सिर्फ उसी से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। ये क्या कह रहा था? हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस विल बी रिलेटिव टू, खेलों के अंदर जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां पर बन रहे हैं, जो ओलंपिक में खेले जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं? जिनके पास करंट स्टेटस यानी कि बहुत अच्छी शारीरिक क्षमता है। ये सारी की सारी चीजें जो साइकोलॉजिकली, टैक्टिकली, टेक्निकली, फिजिकली बहुत मजबूत है, और साथ में उनके पास जेनेटिक गिफ्ट है, यानी कि उनके पास अनुवांशिकता से उनको गिफ्ट मिले हुए हैं, अच्छे उनके पास जीन्स हैं, उसकी वजह से खिलाड़ी बहुत ऊपर के लेवल के ऊपर परफॉर्म कर पाता है। ये बात कहां पर बोली जा रही है? नेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एसोसिएशन के द्वारा बोली जा रही है। प्रशिक्षण एक खिलाड़ी को तैयार करने की प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, तकनीकी, सामरिक, मनोवैज्ञानिक और सैद्धांतिक रूप से
प्रदर्शन के उच्चतम स्तर के लिए तैयारी शामिल है। प्रशिक्षण साधारण वृद्धि और परिपक्वता से कहीं अधिक है, जहां प्रदर्शन का उच्चतम स्तर खिलाड़ी की वर्तमान स्थिति के सापेक्ष होगा और एथलीट के अनुवांशिक उपहार पर भी निर्भर करेगा। चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है क्या वाकई में। एक बार हम बिल्कुल एकदम शॉर्ट के अंदर ये चीज लिखने का प्रयास करते हैं कि खेल प्रशिक्षण है क्या, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आप क्या क्या चीजें शामिल कर सकते हैं। खेल प्रशिक्षण क्या क्या चीजें आप यहां पर शामिल कर सकते हैं। खेल प्रशिक्षण परिभाषित करना समझने के लिए क्या है, एक सिद्धांत बोल लीजिए, चाहे वैज्ञानिक तथ्य बोल लीजिए, सिद्धांतों पर आधारित शैक्षणिक प्रक्रिया। शैक्षणिक प्रक्रिया जो श्रेणीबद्ध व नियोजित व्यायाम अभ्यासों द्वारा खिलाड़ी को उच्चतम संभव स्तर के प्रदर्शन के लिए तैयार करता है। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर भी कुछ आपने और बातें जो ध्यान रखनी है कि जहां पर अब शैक्षणिक प्रक्रिया बोली जा रही है तो यहां पर आपने ध्यान रखना है कि यहां पर शारीरिक बात हो रही है, यहां पर मानसिक बात हो रही है, यहां पर तकनीक के बारे में बात हो रही है, यहां पर युक्ति के बारे में बात हो रही है, यहां पर सामाजिक के बारे में बात हो रही है। ये सब बातें यहां पर अपने आप शामिल हो जाती हैं। क्या किस चीज के बारे में आप उसको शिक्षित करेंगे, तो ये सब चीजों के बारे में उसको शिक्षित किया जाएगा और अभ्यास करवाए जाएंगे जो श्रेणीबद्ध है, जो सिस्टमैटिक है, जो एक क्रम से चलेंगे और नियोजित रहेंगे, प्लान्ड रहेंगे। और इन अभ्यासों के द्वारा ही खिलाड़ी को उच्चतम संभव स्तर तक तैयार किया जा सकता है। यह बात आपने ध्यान रखनी है। खेल प्रशिक्षण को सबसे पहले तो समझना है क्या, एक प्रक्रिया है चलने वाली, रुकी हुई चीज नहीं है, एक प्रक्रिया है जिसके अंदर आपको खिलाड़ी को तैयार करना है हाई लेवल की परफॉर्मेंस के लिए। और उस हाई लेवल की परफॉर्मेंस को के लिए तैयार करने के लिए आपको खिलाड़ी को अभ्यास करवाने पड़ेंगे, व्यायाम करवाने पड़ेंगे, उसको कुछ शारीरिक गतिविधियां करवानी पड़ेगी। और वो शारीरिक गतिविधियां जो है ना, वो प्लान की हुई हैं, वो नियोजित हैं, वो एक क्रम से चलेंगी और उसकी वजह से खिलाड़ी शिक्षित होगा। कैसे शिक्षित होगा? शारीरिक रूप से वृद्धि और विकास होगा, या फिर उसके गामक क्षमताओं का विकास, मानसिक कौशल सीखेगा, सामाजिक टीममेट्स के साथ रहना सीखेगा, मनोवैज्ञानिक कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगा, स्ट्रेस एंजाइटी को मैनेज करना सीखेगा, सिचुएशंस को हैंडल करना सीखेगा, युक्तियां सीखेगा, तकनीकें सीखेगा। इस सब चीजों के अंदर शिक्षित किया जाएगा, तब जाकर खिलाड़ी कहीं प्रदर्शन करने में योग्य हो पाएगा। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है भाई, ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद आते हैं सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, सिद्धांत से एक प्रश्न पक्का है आज की क्लास से, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक प्रश्न आपका आमतौर पर, इतिहास को अगर देखें, पहले पुराने प्रश्न पत्रों को देखें, तो एक प्रश्न आपका आमतौर पर इस चीज से आता है कि परिभाषाओं से पूछा जाता है।
हरी की परिभाषा, हरदयाल सिंह की परिभाषा, या फिर आप मार्टिन की परिभाषा, मैटविएव की परिभाषा, ये 4 व्यक्तियों की परिभाषाओं में कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। मैं दोबारा बता दूं, मैटविएव की परिभाषा के अंदर शब्द है मौलिक स्वरूप, हरदयाल सिंह जी की परिभाषा के अंदर शब्द है सिद्धांत, अगर बात करें हरे की शब्द परिभाषा के अंदर वैज्ञानिक ज्ञान, और बात करें मार्टिन प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस। ये शब्द ध्यान रखना, ये 4 व्यक्तियों के नाम और इनके साथ एक एक शब्द ध्यान रखना, आपके 2 नंबर यहां से फ्री के मिलने वाले हैं। उसके बाद हमने ट्रेनिंग है क्या इसको समझना है कि अगर बाई चांस ये एग्जामिनर वहां पर 4 लाइनें लिख दे कि ट्रेनिंग ये होता है, ट्रेनिंग ये होता है, ट्रेनिंग ये होता है, तो आप पहचान कर पाए तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है क्या, ये चीज आपने एक तो ध्यान रखनी है। उसके बाद लगातारता का सिद्धांत पढ़ते हैं कि जो ट्रेनिंग की प्रोसेस है वो किन चीजों के ऊपर टिकी हुई है, कि अगर आप ट्रेनिंग करवाते हैं, आप ट्रेनिंग करते हैं और इन सिद्धांतों का आप पालना नहीं करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेंगे, या फिर आप प्रदर्शन जो है जितना सुधार होना चाहिए उतना सुधार नहीं होगा। ये बात यहां पर कही जा रही है। पहला लगातारता का सिद्धांत, पहला कौन सा है, लगातारता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। खेल प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यास में निरंतरता होनी चाहिए। खेल प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त करने के लिए अभ्यास में क्या होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक दिन ट्रेनिंग किया, अगले दिन छुट्टी कर ली, फिर 2 दिन ट्रेनिंग किया, 4 दिन ट्रेनिंग किया बिल्कुल मोटिवेशन के साथ, फिर हफ्ता गायब रहे। अभ्यास के अंदर निरंतरता चाहिए। हाँ, आप जिस दिन आपको रेस्ट दिया जा रहा है उस दिन रेस्ट करेंगे, अन्यथा अन्य दिनों के ऊपर आप ग्राउंड के अंदर जाएंगे, अभ्यास करेंगे। जब तक निरंतरता नहीं होगी तब तक आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। यहां पर बात क्या कही जा रही है, निरंतरता के संबंध में बात यहां पर कही जा रही है कि अभ्यास के अंदर निरंतरता का होना अनिवार्य है। तो लगातारता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, क्या कहता है कि लाभ प्राप्त करने के लिए, टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। आपके अभ्यास में निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी वहां पर होनी चाहिए। भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत, भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड, एक बहुत शानदार सिद्धांत है। क्या बात यहां पर कही जा रही है, अब आमतौर पर देखते हैं कि जो प्रशिक्षक है और आमतौर पर जो वैज्ञानिक पद्धति से जो नहीं चल रहे हैं वो प्रशिक्षक, वो कोचेस क्या करते हैं, या फिर जब खिलाड़ी आपके पास आते हैं तो उनसे ज्यादा से ज्यादा जल्दी लाभ प्राप्त करना या फिर खिलाड़ी को जल्दी से जल्दी इंप्रूवमेंट करवाना, आप एकदम से उनको बहुत ज्यादा कार्य करवाते हैं या फिर एकदम से आप बहुत ज्यादा उनको ट्रेनिंग करवाते हैं ताकि जल्दी इंप्रूवमेंट आए। वो एक गलत तरीका है। आमतौर पर क्या किया जाता है कि एकदम से पहले ही दिन से बहुत ज्यादा वर्कआउट करना शुरू कर दिया जाता है, खिलाड़ी को दर्द होता है, कोच कहते हैं कोई बात नहीं 2-3 दिन होगा उसके बाद ठीक हो जाएगा, उसी तरह से चलते रहते हैं वो। लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है कि भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत कहा जा रहा है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड यानी कि इस तरह से तरक्की करते हुए आप ऊपर की तरफ चलेंगे, इस तरह से तरक्की करते हुए पहले आप इतना लोड देंगे, इतना कार्य खिलाड़ी को करवाएंगे, जब इतना काम खिलाड़ी करना सीख जाएगा उसके बाद आप उसको यहां लेकर आएंगे, ये करने के बाद आप उसको यहां लेकर आएंगे। पहले दिन आप उसको यहां पर नहीं लेकर आएंगे। अगर पहले दिन आप उसको ओवरलोड कर देंगे, पहले दिन बहुत ज्यादा कार्य करवा देंगे, पहले हफ्ते में बहुत ज्यादा कार्य करवा देंगे, तो खिलाड़ी के चोटिल होने की संभावना बढ़ जाएगी और आपने खिलाड़ी को चोटिल नहीं होने देना है। तो यहां पर क्या बात कही जा रही है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड, कि आप खिलाड़ी को ओवरलोड करेंगे, आप उसको थोड़ा वो अभ्यास करवाएंगे जो उसको नहीं करना आता है, उसकी क्षमता से थोड़ा आगे लेकर जाएंगे लेकिन बहुत ज्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे। ये बात यहां पर ध्यान रखनी है। अभ्यास के दौरान शारीरिक व मानसिक भार को खिलाड़ी की क्षमता के अनुसार धीरे धीरे अनुकूलन के साथ बढ़ाना चाहिए। यानी कि धीरे धीरे पहले वाले लोड का जब खिलाड़ी अनुकूलन कर ले तभी हम उसको नया लोड देंगे, उसके बाद ही नया लोड, उसके बाद इस तरह धीरे धीरे क्रम से हम ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। ये आपने ध्यान रखनी है, भार की प्रगतिशीलता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। अब यहां पर ये जितने भी सिद्धांत पूछे जा रहे हैं ना, यहां पर एग्जामिनर आपको इनको क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन कर देगा कि हर खिलाड़ी एक दूसरे से, हर खिलाड़ी को अभ्यास करवाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उसके सीखने की जो क्षमता है, उसके कौशल को पहचानने की
क्षमता जो है वो अलग अलग है। ये किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? तो व्यक्तिगत भिन्नता को संदर्भित करता है कि हर खिलाड़ी एक ही पेस के ऊपर नहीं सीखेगा, हर खिलाड़ी एक ही समय के अंदर नहीं सीखेगा, एक ही जैसा नहीं सीखेगा। एक खिलाड़ी हो सकता है डिफेंड के अंदर अच्छा हो लेकिन अटैक के अंदर अच्छा नहीं है। हर खिलाड़ी अलग अलग आपको नजर आएंगे। एक खिलाड़ी स्पीड के अंदर अच्छा हो सकता है, एक खिलाड़ी विजन के अंदर अच्छा हो सकता है, गेम को पढ़ने के अंदर अच्छा हो सकता है। तो हर खिलाड़ी अलग अलग वहां पर हो सकते हैं। तो आपने खिलाड़ियों को एक ही जैसा नहीं देखना है, आपने इंडिविजुअल डिफरेंस को देखना है, आपने विभिन्नता को देखना है खिलाड़ियों के अंदर, और विभिन्नता के अनुसार ही आपने उनको अभ्यास करवाना है, और विभिन्नता के अनुसार ही आपने उनको खेल के अंदर उपयोग में लेना है। यह बात यहां पर बोली जा रही है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। हर खिलाड़ी एक दूसरे से शारीरिक बनावट में, शारीरिक क्रिया विज्ञान में, अनुवांशिकता व अन्य स्तर के ऊपर भिन्न होते हैं। जेनेटिक लेवल पे भिन्न हो सकते हैं, हम हमारी शारीरिक क्षमता के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, अभिप्रेरणा के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, रुचियों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, हमारी जो सामाजिक, कैसे हम समाज को देखते हैं उस नजरिए से भिन्न हो सकते हैं, व्यवहार में भिन्न हो सकते हैं। हर खिलाड़ी एक दूसरे से भिन्न है, और इस भिन्नता के कारण हमें उनको अभ्यास जो करवाना है, हमें उनको उनका यूज जो करना है, उनको जो टीम के अंदर क्या रोल देना है, हमें उनके अंदर भी परिवर्तन जो है वो आ जाएंगे। एक ही तरह के खेल प्रशिक्षण का प्रभाव भी हर खिलाड़ी पर अलग अलग हो सकता है। अतः अभ्यास करवाते समय प्रशिक्षक समस्त पहलू को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण दें। ये बात आपने यहां पर ध्यान रखनी है। क्रमबद्ध एवं योजनाबद्धता का सिद्धांत, जो बात अभी हम पढ़ के आए हैं, क्रमबद्ध और योजनाबद्धता, प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड प्रोसेस, कि जब आप तैयारी करवाते हैं खिलाड़ी को तो वो तैयारी एक सिस्टम से होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। कि अगर आप देखते हैं कि टूर्नामेंट 3 महीने बाद है, 6 महीने बाद है, 1 साल बाद है, जैसे आप अभी पीटीए की तैयारी कर रहे हैं, तो पीटीए की तैयारी में भी प्लानिंग होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए कि आप किस किस समय पर क्या करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो जब समय बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है तो उस टाइम वो अभ्यास नहीं करेंगे, 2 महीने पहले जाकर वो कोचिंग लगेंगे, तो वो एक सिस्टम नहीं है। उस टाइम आप जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दबाजी करेंगे तो आप जो सिद्धांत है उनसे आप विमुख हो जाएंगे। तो एक क्रम होना चाहिए। आपको पता है कि आपका टूर्नामेंट 6 महीने बाद है, टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपकी टीम ऐसी दिखनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, या फिर खिलाड़ी को ऐसा प्रदर्शन करना है। आज खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन कर रहा है और उन दोनों के अंदर अंतर कितना है, और उस अंतर को आप कैसे कम करते हुए जाएंगे, कैसे वहां पर तरक्की आप करते जाएंगे। ये सारी की सारी बातें आपने यहां पर ध्यान रखनी है। तो आपने खिलाड़ी को जब तैयार करना है तो वो एक सिस्टमैटिक तरीके से तैयार करेंगे। वहां पर सिस्टम होगा, एक क्रमबद्धता होगी, श्रेणीबद्धता होगी, और प्लानिंग वहां पर होगी, एक नियोजित तरीका होगा। वहां पर आप सब चीज को प्लान करके चलेंगे। प्रशिक्षण करवाने से पूर्व वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कर्म व पूर्ण योजना का बनाया जाना व उसी के अनुरूप प्रशिक्षण करवाया जाना चाहिए, ताकि लक्ष्य की स्पष्टता के साथ साथ सभी पहलुओं को नियंत्रित किया जा सके। ये बात भी आपने ध्यान रखना है कि अगर प्लानिंग नहीं हुई तो आप 6 महीने तैयारी करवाएंगे और आप लास्ट दिन आके देखेंगे भाई जितना हमें तैयार करना था उतना तो हम तैयार नहीं कर पाए हैं, या फिर आपको तीसरे महीने पता लगेगा कि भाई तैयारी नहीं हो पा रही है। अगर आपके पास सिस्टम है, अगर आपके पास प्लानिंग है, तो आपको हर हफ्ते की, हर महीने की प्रगति पता होगी, आपको पता होगा कि खिलाड़ी कितना तरक्की कर रहा है। अगला है सामान्य एवं विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन, प्रशिक्षण के दौरान सामान्य व विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। सामान्य लक्ष्य में सभी खिलाड़ियों के साथ रखा जाता है, लेकिन विशिष्ट तैयारी में खास खिलाड़ी को कुछ विशिष्ट तत्वों का अभ्यास करवाया जाता है। विशिष्ट और स्पेसिफिक, विशिष्ट और सामान्य तैयारी क्या है? जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल में जब सामान्य तैयारी होगी कि किस खिलाड़ी आपको एंड्योरेंस चाहिए, आपको एजिलिटी चाहिए, आपको स्ट्रेंथ चाहिए, तो सभी खिलाड़ी एक साथ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन डिफेंडर को अच्छा खेलने के लिए लॉन्ग पास चाहिए, टैकलिंग चाहिए, थोड़ी बहुत पासिंग चाहिए। एक अटैकिंग खिलाड़ी जो स्ट्राइकर है उसको अच्छा खेलने के लिए बहुत अच्छी शूटिंग चाहिए, टाइट स्पेस में पासिंग चाहिए, रन बनाने आने चाहिए। हर एक ही गेम के अंदर अगर एक क्रिकेट का खिलाड़ी है तो बॉलर को एक अलग स्किल चाहिए, एक अलग कौशल चाहिए। उसके अंदर भी अगर फास्ट बॉलर है तो अलग तरह का कौशल चाहिए, स्पिनर है तो अलग कौशल चाहिए, अगर लेग स्पिनर है तो अलग कौशल चाहिए, ऑफ स्पिनर है तो अलग कौशल चाहिए। तो एक ही खेल के अंदर पहले तो आप अभ्यास एक साथ करवाते हैं सामान्य,
कि सभी के खिलाड़ी एक साथ विकसित हों। उसके बाद उनकी जरूरतों के हिसाब से आप विशिष्ट व्यायाम भी करवाते हैं, विशिष्ट तैयारी भी करवाते हैं। जैसे बल्लेबाज को बल्लेबाजी का अभ्यास करवाएंगे, गेंदबाज को गेंदबाजी का अभ्यास करवाएंगे, विकेट कीपर को विकेट कीपिंग का अभ्यास करवाएंगे। तो उनकी जरूरतों के हिसाब से, उनके खेल के हिसाब से उनको अलग अलग विशिष्ट तत्वों का अभ्यास करवाया जाता है। फिर स्पष्टता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी कहता है कि आप जब तैयारी करते हैं, जब आप अभ्यास करते हैं, जब आप ट्रेनिंग करते हैं, तो दोनों ही पक्षों को ज्ञान होना चाहिए, खिलाड़ी को भी और कोच को भी इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं या हम कहां जा रहे हैं। हमारे लक्ष्य की स्पष्टता होनी चाहिए कि हम कहां जाने वाले हैं, क्या हम करने वाले हैं। इसके बारे में आपने ध्यान रखना है कि खिलाड़ी को व प्रशिक्षण दोनों को अपने लक्ष्य की स्पष्टता होनी चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। टारगेट के बारे में दोनों को ध्यान होना चाहिए। अगर टारगेट के बारे में ध्यान नहीं है तो एक व्यक्ति ज्यादा एफर्ट लगाएगा, एक कम एफर्ट लगाएगा, तो दोनों के बीच में भेद आ जाएगा। दोनों के बीच, दोनों एक ही दिशा के अंदर नहीं चलेंगे। जहां पर आप जाना चाहते हैं, आपका जो गंतव्य है, आपकी जो दिशा है, उसके बारे में दोनों को बोध होना निहत आवश्यक है। उसके बाद क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, खिलाड़ी न केवल मैदान में क्रियाशील रहे बल्कि प्रदर्शन से जुड़े अन्य पहलू को भी गंभीरता व जागरूकता से अपनाए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक यहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक हुई है भाई, प्रिंसिपल की स्पेलिंग ठीक ये है, यहां पर कई जगह पर PAL हो रखी है, तो उनको आपने ध्यान रखनी है। यहां पर PLE कॉपी पेस्ट में थोड़ी दिक्कत हो गई है। प्रिंसिपल ठीक है। क्या सिद्धांत है यहां पर? क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। खिलाड़ी न केवल मैदान में क्रियाशील रहे बल्कि प्रदर्शन से जुड़े अन्य पहलुओं को भी गंभीरता व जागरूकता से अपनाए। जैसे मान लो मैं पढ़ाने के लिए एफर्ट्स लगा रहा हूं, आप पढ़ने के लिए एफर्ट्स लगा लेते हैं घंटे 2 घंटे में, लेकिन इसके अलावा आपके जो दिन में 24 घंटे हैं वहां भी आपको आपका जो लक्ष्य है उसके प्रति सारे के सारे काम करने हैं। जैसे मान लो कि आप 100 मीटर के लिए या फिर आप ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओलंपिक में कोई पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए आप सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे अभ्यास कर रहे हैं। तो 24 घंटे में से दिन में 4 या 5 घंटे आप अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन आपको नींद जो लेनी है, आपको खाना जो खाना है, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, जो भी काम आपको करने हैं वो आपको एक्टिवली करने हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। कि आपको कोच को बोलना नहीं पड़े कि ये काम मत करो, ये काम मत करो, ये काम मत करो। खिलाड़ी के पास खुद वो विल पावर होनी चाहिए, वो अनुशासन होना चाहिए, तभी रिजल्ट जो है वो आ पाएंगे। अगर दोनों के दोनों एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, कोच एक्टिव पार्टिसिपेट, कोच आपको अभ्यास करवा रहा है, खिलाड़ी उसके अंदर सिर्फ अभ्यास कर रहा है, वो अभ्यास सिर्फ अभ्यास कर रहा है, अभ्यास करने के साथ वहां पर वो एफर्ट्स नहीं लगा रहा है। एक तो सिर्फ जाना और अभ्यास करना, और एक अभ्यास के दौरान भी कुछ नया सीखने का प्रयास करना, कुछ बेहतर सीखने का प्रयास करना। तो अगर आप कुछ नया सीखना और बेहतर सीखने का प्रयास नहीं करेंगे तो आप एक्टिव पार्टिसिपेट वहां पर नहीं कर रहे हैं। अगला चक्रीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन। जितना भी आपका ट्रेनिंग का काल है, जितना भी पूरा समय है, उस समय को छोटे छोटे भाग के अंदर बांट लेना है, छोटे छोटे पीरियड्स के अंदर बांट लेना है। और ये पीरियड्स के अंदर बांटा इसलिए जाता है ताकि आप मैनेजमेंट अच्छा रख पाएं। किसी भी पीरियड के अंदर आप मान लो कि 1 महीने का आपने पीरियड बनाया, उसके अंदर आपकी क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए, क्या आप अभ्यास करवाएंगे, उससे क्या रिजल्ट आएंगे, कितना परफॉर्मेंस या इंप्रूवमेंट आना चाहिए, वो आपको पता लगेगा। क्योंकि आप एक साथ 5 साल के लिए अभ्यास करते हैं, अगर ओलंपिक 4 साल दूर है तो आप 4 साल बाद के लिए ओलंपिक का अभ्यास करते हैं, लेकिन आपको छोटे छोटे खंड में बांटना पड़ेगा, तभी आप तरक्की को कंट्रोल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे कि आप तरक्की कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको छोटे छोटे भाग में बांटना पड़ता है। इसको चक्रीयता का सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन कहते हैं। संपूर्ण प्रशिक्षण काल को अधिक व्यवस्थित करने व प्रगति का जायजा लेने के लिए छोटे छोटे कालखंड में बांट दिया जाता है। उसके बाद परिणाम प्राप्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अचीविंग रिजल्ट्स। प्रशिक्षण का अंतिम लक्ष्य है पूर्व निर्धारित जो आपके उद्देश्य हैं उनको पूरा करना है। कि ट्रेनिंग सिर्फ की इसीलिए जाती है, देखिए 2 चीज है, एक अभ्यास करना है, एक आप एक्सरसाइज करते हैं और एक आप ट्रेनिंग करते हैं। दोनों शब्दों के अंदर अभ्यास में भी शारीरिक गतिविधियां हो रही है और ट्रेनिंग के अंदर भी शारीरिक गतिविधियां हो रही है। लेकिन आप ट्रेनिंग और शारीरिक गतिविधियां या फिर अभ्यास जो है वो भिन्न क्यों है? वो भिन्न इसी वजह से है क्योंकि अभ्यास जब आप करते हैं, नॉर्मल आप
पैदल चलते हैं, दौड़ते हैं, तो उसके लिए कोई लक्ष्य नहीं होता है। जहां पर लक्ष्य है वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बन जाती है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की इसीलिए जाती है क्योंकि आप पूर्व में निर्धारित जो लक्ष्य है उनको पूरा करें, उनको अचीव करें। उनको अचीव करने के लिए, उनको अचीव करने की जो प्रोसेस है उसी को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहते हैं। तो यहाँ पर पूर्व में निर्धारित जो आपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं उनको अचीव करना है। प्रिंसिपल ऑफ अचीविंग रिजल्ट्स या फिर परिणाम प्राप्ति के सिद्धांत, परिणाम प्राप्ति के सिद्धांत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की जाती है। उसके बाद विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। प्रशिक्षक अपने प्रशिक्षण में उपयोग होने वाली विधियों का चुनाव में सृजनात्मकता का समावेश रखे ताकि खिलाड़ी अभ्यास में की जाने वाली गतिविधियों से ऊब ना जाए। बहुत बार आप देखते हैं कि जब अभ्यास करवाया जाता है तो एक जैसा अभ्यास होने की वजह से खिलाड़ी जो है वो ऊबने लगते हैं। अगर वो ऊबने लगेगा तो वो रेडी नहीं होगा, ऊबने लगेगा तो उतना मन से वो अभ्यास में भागीदार नहीं बनेगा, और उतना मन से अगर भागीदारी नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर नकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, आपको वो रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप जरूरी होना चाहिए कि जब आप अभ्यास करवाएं, प्रशिक्षण करवाएं, तो उसमें नई एक्सरसाइज हो, नए तरीके हो, नए अभ्यास हो, समावेश होना चाहिए। वहां पर सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, नए नए तरीके से अभ्यास होना चाहिए ताकि खिलाड़ी उबे नहीं। खिलाड़ी उबेगा नहीं तो वो ज्यादा रुचि के साथ अभ्यास करेगा, और ज्यादा रुचि के साथ अभ्यास करेगा तो ज्यादा सीखेगा वो। तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है टेडियम या फिर मोनोटोनी, निरस्ता। टेडियम का मतलब है कि एक जैसे अभ्यास की वजह से मोनोटोनी आ जाएगी, निरस्ता आ जाएगी, और निरस्ता हमें नहीं चाहिए। निरस्ता आएगी तो खिलाड़ी सीख नहीं पाएगा। भार व अनुकूलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लोड एंड एडेप्टेशन। प्रशिक्षण पूर्व भार के अनुकूलन के बाद ही अतिरिक्त भार को खिलाड़ी के रूटीन में जोड़ा जाए, अन्यथा खिलाड़ी अभ्यास के दौरान थकान महसूस करेगा तथा चोटिल होने का संकट बना रहेगा। क्या बात यहां पर बोली जा रही है? प्रिंसिपल ऑफ लोड एंड एडेप्टेशन, कि आप खिलाड़ी को नया लोड तभी देंगे जब उसने पहले वाले का अडेप्टेशन कर लिया हो, अनुकूलन कर लिया हो। एक खिलाड़ी है, आप एक सिंपल सा आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि आज मान लीजिए कि मैं डंबल 5 किलो के डंबल उठा पाता हूं, मैं ये 5 किलो के डंबल उठा पाता हूं, और मैंने जाने के बाद अभ्यास करना शुरू किया। मेरा जो ट्रेनर है उसने 7 किलो का डंबल उठाया, 7 किलो का डंबल मैं उठा रहा हूं लेकिन थोड़ा मुश्किल से उठा पा रहा हूं। यानी कि 5 किलो के डंबल में अगर मैं 12 रेपिटेशन लगा ले रहा था तो 7 किलो के अंदर मैं 6 रेपिटेशन लगा रहा हूं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओवरलोड दिया जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि पहले दिन मैंने 7 उठाया और दूसरे दिन मेरे ट्रेनर ने मुझे बोला कि अब 10 किलो उठाना है। जब मैं 7 किलो से 12 रेपिटेशन करना सीख जाऊं, 7 किलो से मैं 12 बार रेपिटेशन करना सीख जाऊं, तभी मैं 10 किलो पर जाऊं या फिर उससे ऊपर जाना चाहिए। यानी कि आप पहले ओवरलोड करेंगे, ओवरलोड का जब अनुकूलन हो जाएगा तो उसके बाद आप नया लोड उसको देंगे। तो पहले लोड देंगे, अडेप्टेशन होगा, फिर नया लोड आएगा, ये ध्यान रखना आपने। यानी कि आप अतिरिक्त कार्य करवाएंगे, उस अतिरिक्त कार्य को खिलाड़ी जब करना सीख जाएगा तो फिर नया कार्य या फिर अति भार आप वहां पर जोड़ेंगे, उससे पहले आप नया काम उसमें नहीं जोड़ेंगे। जैसे मान लो कि मैं आपको कहूं कि आपको 10 पेज पढ़ने हैं या फिर 10 पेज याद करने हैं, आपको 3 दिन का समय दिया जाता है या फिर 5 दिन का समय दिया जाता है, और मैं अगले दिन आके आपको बोलूं कि 10 पेज और पढ़ने हैं, तो आप पहले वाले 10 पेज नहीं पढ़े गए और मैंने 10 पेज और दे दिए हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, पेज इकट्ठे होते जाएंगे और फिर आप क्या करेंगे, जो 10 पेज पढ़े जा सकते थे वो भी आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये मुश्किल काम हो चुका है, आप थक जाएंगे। तो इसलिए भार और अनुकूलन का सिद्धांत कहता है कि नया लोड तभी दिया जाए जब पहले वाले लोड का अनुकूलन हो चुका हो। उसके बाद है प्रतिवर्तिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रतिवर्तिता का सिद्धांत क्या कहता है या फिर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि अगर आप लगातार अभ्यास नहीं करेंगे तो आपने जो तरक्की पाई है वो आप खो देंगे। मानिए कि आपने आज के दिन आप यहां खड़े हैं, आप एक बार में 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, और आपने 6 महीने अभ्यास किया और आप एक बार में अब 25 किलोमीटर दौड़ने के योग्य हो गए हैं। फिर आपने 4 महीने का ब्रेक लिया, 4 महीने का ब्रेक लिया, तो क्या आप 25 किलोमीटर दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। फिर आप कितना दौड़ पाएंगे? 10 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर ही वापस आप दौड़ पाएंगे। यानी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी आ गई, वापस आप पीछे खिसक गए। हर चीज में ये अप्लाई होता है। जैसे मानिए कि आपने पढ़ना शुरू किया, आपने कुछ चीजें याद की, आपने कुछ चीजें समझी, और समझने के बाद आप पढ़ाई छोड़ दें, या फिर कुछ
महीनों के लिए आप किताब के हाथ नहीं लगाएं, तो किताब के अगर हाथ नहीं लगाएंगे तो आप वापस पीछे खिसकना शुरू हो जाएंगे, चीजें भूलने लग जाएंगे, जो चीजें आपने समझी है वो समझी हुई चीजें दिमाग से निकलने लग जाएंगी। तो क्या यहाँ पर बात कही जा रही है कि अगर आप नियमितता नहीं रखेंगे, कॉन्टिन्यूटी नहीं रखेंगे, तो आप जो अभ्यास या फिर जो गेन्स आपने प्राप्त किए हैं वो पीछे आने लग जाएंगे। इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, यूज इट और लूज इट। या तो आप इस क्षमता का यूज करते रहें या फिर उसको आप खो दें। यूज इट और लूज इट, ये कई बार पूछा गया, यूज इट और लूज इट को कई बार पूछा गया है। जब खिलाड़ी लंबी अवधि तक खेल मैदान से अनुपस्थित रहता है तो शारीरिक क्षमता व प्रदर्शन में गिरावट देखने को मिलती है। हार्समैन प्रतिफल का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, प्रदर्शन लाभ प्रशिक्षण के स्तर से संबंधित है। ऐसे खिलाड़ी, ऐसे एथलीट जिन्होंने पहले कभी खेल प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया, उन्हें प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारी प्रदर्शन लाभ देखने को मिल सकता है, और दूसरी तरफ जो एथलीट रहे हैं उन्हें लंबी अवधि में छोटे लाभ देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे एक एथलीट अपनी अनुवांशिक क्षमता के करीब पहुंचता है, प्रदर्शन लाभ प्राप्त करना कठिन हो जाता है। क्या बात यहां पर कही जा रही है, देखिए समझिए। यहां पर जो बात बोली जा रही है वो बात यह है कि एक दो व्यक्ति हैं, आप गणित विषय के अंदर उनका एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए कि गणित विषय और गणित विषय के अंदर दो विद्यार्थी हैं, 100 नंबर का टेस्ट है। एक पहले टेस्ट के अंदर एक नंबर 1 के आए, या फिर एक नंबर जो विद्यार्थी है इसके नंबर आए 0, और एक नंबर दूसरे नंबर का जो विद्यार्थी है इसके जो नंबर आए वो आए 80। अब दोनों ने दोबारा मेहनत, इसको भी लगा कि मेहनत करनी चाहिए और इसको भी लगा कि और मेहनत करनी चाहिए। दोनों ने 6 महीने खूब मेहनत की, दोबारा टेस्ट लिया गया। तो ये जो खिलाड़ी है, ये जो व्यक्ति है, ये 0 से 60 पर, 70 पर, 75 पर जा सकता है, और ये जो व्यक्ति है ये 80 से 85 पर जाएगा। तो जब आप बहुत ऊपर चले जाते हैं या फिर आप अपनी क्षमताओं के करीब चले जाते हैं तो रिजल्ट जो है वो धीरे हो जाते हैं, और जब आप नए होते हैं तो रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिलते हैं। समझ रहे होंगे मैं जो बात कहने का प्रयास कर रहा हूं, कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहते हैं, आप ट्रेनिंग करते रहते हैं, वैसे वैसे रिजल्ट जो है वो धीमे होते रहते हैं। जैसे आप पीटीए की अगर तैयारी कर रहे हैं तो जब आप बिल्कुल एकदम नई नई तैयारी करना शुरू करें तो खूब सीखेंगे आप, लेकिन जैसे आप जितनी ज्यादा चीजों को सीखते जाएंगे उसके बाद सीखने के लिए बहुत सीमित चीजें रहती जाएंगी। बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद कुछ नई चीजें आप वापस जोड़ पाएंगे। ये बात यहां पर कहने का प्रयास हो रहा है कि नया खिलाड़ी जब ग्राउंड को ज्वाइन करेगा तो उसको एकदम से खूब सारे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और जैसे जैसे वो अभ्यास करता रहेगा, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने अभ्यास उसने किया, तो जिस स्पीड के साथ पहले प्रारंभिक दौर के अंदर उसको रिजल्ट देखने को मिल रहे थे वैसे बाद में देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि उसी स्पीड के साथ वो तरक्की करता हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वो एक बार तरक्की करेगा उसके बाद धीरे रुक जाएगा, तरक्की उसकी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ये बात यहां पर कही जा रही है। फिर गर्माना और शीतलीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन, खेलने से पूर्व शरीर को होने वाले क्रिया के अनुरूप ढाल लेना व खेल के पश्चात शरीर को पुनः सामान्य अवस्था में लाना। इससे न केवल प्रदर्शन में सुधार होगा बल्कि खिलाड़ी चोट मुक्त भी रहेगा। सिंपल सी बात है कि आपको ट्रेनिंग अगर करनी है तो आपको वार्म अप और कूल डाउन निश्चित रूप पर करने पड़ेंगे। वार्म अप आप खेल को बेहतर बनाएगा, चोटों से मुक्त रखेगा, और कूल डाउन इसलिए कि आप अगले दिन दोबारा अच्छे से प्रदर्शन कर पाए। उसके बाद आराम व क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। अब यहां पर जो चीज आपने बोली है, एक तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक सिद्धांत वो हो गया, दूसरा लोड एंड एडेप्टेशन का सिद्धांत, उससे ही मिलता जुलता ये सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी, आराम व क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, यानी कि 2 ट्रेनिंग सेशन के बीच में खिलाड़ी को आराम दिया जाना आवश्यक है। खिलाड़ी को आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ना समझें कि उसको जितना अभ्यास करवाएंगे उतना ही अच्छा होता चलाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी कुछ लिमिट्स हैं, उसकी कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं के अंदर रहकर ही वो तरक्की करेगा, और आपको उन सीमाओं को बहुत ज्यादा वाइड नहीं कर देना, बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं कर देना है। अगर विस्तृत कर देंगे तो खिलाड़ी चोटिल हो जाएगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। प्रशिक्षण सत्र के मध्य, 2 प्रशिक्षण सत्र के मध्य भार के अनुसार क्षतिपूर्ति का समय अवश्य होना चाहिए ताकि खिलाड़ी भार व अनुकूलन करने में सफल हो, भार में अनुकूलन करने में सफल हो। चलिए भाई अंतिम स्लाइड पे हैं हम अभी। खेल प्रशिक्षण की विशेषताएं, खेल प्रशिक्षण की क्या क्या विशेषताएं। अब आपको लगभग ये चीजें पता है खेल प्रशिक्षण कैसा होता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित
यानी कि कुछ सिद्धांत बने हुए हैं, कुछ प्रिंसिपल बने हुए हैं जिनको अलग अलग परिस्थितियों में अपनाया गया है और अपनाए जाने के बाद भी उन्होंने अच्छा रिजल्ट हमें दिया है। तो वो सिद्धांत जो है, वैज्ञानिक तथ्य जो है, वैज्ञानिक ज्ञान जो है, उनके ऊपर ही आधारित हमें ट्रेनिंग करवानी है। और ये सिद्धांत हैं कौन से? ये सारे के सारे सिद्धांत अभी हम पढ़ के आए हैं ना, ये सिद्धांत होने चाहिए। इन सिद्धांतों के अनुसार ही आप ट्रेनिंग करवाएंगे। इन सिद्धांतों को अनदेखा करेंगे तो या तो रिजल्ट नहीं आएंगे या खिलाड़ी चोटिल हो जाएगा, ये आपको नुकसान हो सकते हैं। उसके बाद योजनाबद्ध और क्रमबद्ध प्रक्रिया, योजना का निर्माण करना पड़ेगा और एक क्रम से आपको चलना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो 6 महीने बाद ही करवाई जा सकती हैं, उनको आप पहले दिन नहीं करवाएंगे। आपने इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो देख ली, कोई रील देख ली, आप मोटिवेटेड हो गए और जो काम आपको 6 महीने बाद करना था वो आप अभी करने लगे, तो नुकसान होगा आपका फायदे की बजाय। जैसे मान लो कि आपने चीजों को समझा नहीं, चीजों को याद नहीं किया, पूरा सिलेबस 5-7 बार निकाला नहीं, उससे पहले आपने टेस्ट लगाने शुरू कर दिए, यानी कि शुरुआत ही आपने टेस्ट से कर ली, तो नुकसान होगा आपका। एक बार आप थोड़ा सिलेबस के साथ अनुसात करें या फिर उसको आप समझें, उसको याद करें, उसके बाद आप चीजों को पढ़ना शुरू करें। परिणाम प्राप्ति के लिए कोई एक विशेष लक्ष्य है, विशेष उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति के लिए आप क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। दैनिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण, इसके अंदर दैनिक क्रियाकलापों पर नियंत्रण होगा। जैसे आप नींद कितनी ले रहे हैं, भोजन कितना कर रहे हैं, आराम कितना कर रहे हैं, या फिर रिकवरी कैसे कर रहे हैं, इन सब के ऊपर भी आपके जो 24 घंटे है ना, 24 घंटों के ऊपर कोच जो है वो कंट्रोल करेगा, कैसा भोजन करना है, कैसा भोजन नहीं करना, किन लोगों से बात करनी, किन लोगों से बात नहीं करनी। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो ऊपर के लेवल पे, ओलंपिक के स्तर पे, वर्ल्ड चैंपियनशिप के स्तर पे, ये सारी की सारी चीजें मैटर करती हैं। ये छोटे छोटे जो फर्क हैं, ये सारे के सारे वहां पर महत्व रखते हैं। शैक्षणिक प्रक्रिया, शैक्षणिक प्रक्रिया क्योंकि यहाँ पर खिलाड़ी को सीखने को मिलता है, खिलाड़ी के अंदर वृद्धि और विकास देखा जाता है, इसलिए इसको शैक्षणिक प्रक्रिया, एजुकेशनल प्रोसेस, पैडागोजिकल प्रोसेस कहा जाता है। निहित क्षमताओं का विकास, निहित क्षमता यानी कि खिलाड़ी के अंदर कुछ क्षमताएं होती है, हर व्यक्ति में कुछ क्षमताएं होती है और सबके अंदर अलग अलग क्षमताएं होती हैं। तो मेरे अंदर कुछ क्षमताएं हैं, आप में कुछ क्षमताएं, उसी तरह से बालकों के अंदर विभिन्न क्षमताएं हैं और उन क्षमताओं को विकास किया जाएगा। हर के अंदर क्षमताएं हैं, एबिलिटी है, लेकिन उस एबिलिटी को विकास करना पड़ेगा। यहां पर उन एबिलिटीज का, उन क्षमताओं का विकास, यानी कि सुप्त अवस्था के अंदर जो क्षमताएं हैं उनको जगाया जाता है, उनको विकास किया जाता है। परिपक्वता की प्रक्रिया, मैच्योरिटी की प्रोसेस है। यहां पर खिलाड़ी मैच्योर होता है। मैच्योर कैसे होगा? मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से मैच्योर, यानी कि डेवलप होगा। वो ऐसी चीजें जो टेंजिबल नहीं है, जिनको छुआ नहीं जा सकता, जिनको देखा नहीं जा सकता, जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तो खिलाड़ी परिपक्व भी होगा। एक खिलाड़ी जो है वो ट्रेनिंग के अंदर, या फिर आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए, विराट कोहली को आज देखिए, विराट कोहली को आज से 10 साल पहले देखिए, क्या विराट कोहली खेलने के साथ साथ खेल की वजह से मैच्योर हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। एक अच्छे खिलाड़ी भी बने हैं और एक व्यक्ति के रूप में भी मैच्योर हुए हैं, एक खिलाड़ी के रूप में मैच्योर हुए हैं, एक लीडर के रूप में मैच्योर हुए हैं। तो ये मैच्योरिटी कहां से आई है? ये खेलों से आई है, ये अनुभव से आई है, बार बार उन कार्यों को करने से ये मैच्योरिटी आती है। इसी के साथ हमारी आज की जो कक्षा है वो समाप्त होती है। क्या क्या पढ़ा है आज की कक्षा के अंदर, ये देख लीजिए एक बार। आज की कक्षा के अंदर हमने परिभाषाओं को देखा है। परिभाषाओं में पुनः बता दूं, मैटविएव मौलिक स्वरूप, हरदयाल सिंह बात करते हैं सिद्धांतों की, हरे बात करते हैं वैज्ञानिक ज्ञान की, और मार्टिन बात करते हैं प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड प्रोसेस की, योजनाबद्ध और नियंत्रित प्रोसेस, नियोजित और नियंत्रित प्रक्रिया की बात करते हैं। इनकी परिभाषाओं को ध्यान रखना है। उसके बाद आपने सिद्धांतों को ध्यान रखना है। यहां से आज की कक्षा से 2 प्रश्न कम से कम आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो। 2 प्रश्न आपके पेपर के अंदर आएंगे अगर चीजों को समझ लिया है तो। चलिए भाई बताइए, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी तो आप फटाफट पूछ सकते हैं भाई। इंतजार कर रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है आपके? चलिए भाई बताइए फटाफट, और अगर समझ में आ गया तो थम्स अप कीजिए।
क्लास सोमवार या मंगलवार से आने वाले मंगलवार से हम क्लास को सुबह के टाइम में रखेंगे। लगभग ऐसा मान लीजिए कि 8 से 10 के बीच में हम क्लास करेंगे। अभी क्योंकि ज़्यादा सिलेबस नहीं है तो एक क्लास रखेंगे हम अभी। चलिए भाई बताइए। शाम के समय यूट्यूब पे लाइव आना थोड़ा शुरू करेंगे रेगुलरली, तो एक क्लास 8:45 से 9:45 तक आप एडजस्ट कर लीजिए, क्या दिक्कत है? या सुबह कोई दिक्कत है? आईपीएल के मैच कम देखा कीजिए आप, थोड़े समय वहां पे थोड़ा सा कम, उनको पैसे मिलते हैं भाई, आपको क्या मिलता है? चलिए, सभी साथियों को कक्षा के अंदर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को कक्षा के अंदर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नियमित अध्ययन करते रहिए और इसी तरह से साथ बने रहिए। धन्यवाद।